हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंप्लीफाइड पैरामेडिकल। आज का हमारा टॉपिक है कॉस्मेटिक सर्जरीज, जिसके अंदर हम डिफरेंट टाइप की कॉस्मेटिक सर्जरीज को डिटेल के अंदर समझेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव से, जिसके अंदर हम हिस्ट्री को देखेंगे कॉस्मेटिक सर्जरीज से रिलेटेड। देन हम इसके इंट्रोडक्शन को देखेंगे, क्या होती है कॉस्मेटिक सर्जरीज को, इसको हम समझेंगे। देन स्किन एजिंग प्रोसेस, क्योंकि हमारी कॉस्मेटिक सर्जरीज जो होती है वो मेनली हमारे स्किन से रिलेटेड होती हैं, तो इसके अंदर हम स्किन के एजिंग प्रोसेस को देखेंगे, क्यों हमें सर्जरीज परफॉर्म करने की जरूरत पड़ती है। देन उसके बाद में टाइप्स ऑफ कॉस्मेटिक सर्जरीज, कौन कौन से टाइप की कॉस्मेटिक सर्जरीज हो सकती हैं उसको देखेंगे। कुछ इंडिकेशंस को डिस्कस करेंगे जिसकी वजह से हमें उस स्पेशल टाइप की कॉस्मेटिक सर्जरीज को परफॉर्म करना पड़ता है। देन हम उसके प्रोसीजर और स्टेप्स को देखेंगे, किस तरीके से हमें वो सर्जरी कंप्लीट करनी है और कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। देन उसके बाद में हम कुछ टिप्स को भी डिस्कस करेंगे ओटी टेक्नीशियंस के लिए, ताकि वो सर्जरीज को इजीली असिस्ट कर पाएं। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री ऑफ कॉस्मेटिक सर्जरीज। अगर एंशिएंट टाइम में ग्रीस की बात करें तो इसके अंदर जो फिजिशियंस थे वो मेनली कुछ बेसिक टेक्निक्स का यूज करते थे हमारे बॉडी की अपीयरेंस को इंप्रूव करने के लिए। ओके, देन रोमन एम्पायर्स की अगर बात करें तो ये कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स का यूज करते थे, जिसमें कि स्कार्स को रिमूव करने का काम करते थे। नेक्स्ट इंडिया और इजिप्ट की बात करें तो वहां पे रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज जो है वो परफॉर्म की जाने लगी थी, जैसे कि नोज रिकंस्ट्रक्शन जैसी सर्जरी जो है वो एंशिएंट टाइम के अंदर परफॉर्म की जाती थी। नेक्स्ट अगर हम 19th सेंचुरी की बात करें तो वहां पे एनेस्थीसिया मशीन जो है वो उसका यूज होने लगता है, जिसकी वजह से हम मेजर सर्जरीज को बिना पेन फील करवाए पेशेंट को हम सर्जरीज परफॉर्म कर पाते थे। देन उसके बाद में राइनोप्लास्टी, जो कि कॉस्मेटिक सर्जरीज में काफी कॉमन सर्जरी है राइनोप्लास्टी, जिसमें हम नोज को रिपेयर करने का काम करते हैं, जो कि काफी ज्यादा इजी हो गया था और स्पेशली जो नोज इंजरीज होती है उनको ट्रीट करना काफी इजी हो गया था इस वजह से। ओके, नेक्स्ट है क्लेफ्ट लिप रिपेयर, जिसके अंदर हम अपर लिप्स को रिपेयर करने का काम करते हैं। क्लेफ्ट लिप जो है वो एक जेनेटिक प्रॉब्लम है, जिसके अंदर डेवलपिंग बेबीज के अंदर अपर लिप जो है वो आपस में ज्वाइन नहीं कर पाते हैं और वो अलग अलग रह जाते हैं। तो इस सर्जरी के थ्रू हम उन दोनों अपर लिप्स को क्या करते हैं, रिपेयर करने का काम करते हैं या फिर ज्वाइन करने का काम करते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर 20th सेंचुरी की बात करें तो यहाँ पे फेस लिफ्ट जैसी सर्जरी जो है वो स्टार्ट हो जाती हैं, जिसके अंदर हम जो एजिंग के साइन होते हैं उनको रिड्यूस करने का काम करते हैं, जिसमें स्किन के ऊपर रिंकल्स आ जाते हैं या फिर स्किन जो है वो लटकने लग जाती है। उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए हम फेस लिफ्ट जैसी सर्जरीज परफॉर्म करने लग जाते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन, जिसके अंदर हम ब्रेस्ट के साइज को इंक्रीज करने का काम करते हैं और इसके लिए हम कुछ इम्प्लांट्स का यूज करते हैं, जिसको हम ब्रेस्ट के अंदर इंसर्ट करते हैं ताकि ब्रेस्ट का साइज जो है वो बड़ा हो पाए। और इसमें फर्स्ट जो इम्प्लांट है वो यूज किया था 1962 के अंदर। ओके, देन हम बात करते हैं लिपोसक्शन। लिपोसक्शन के अंदर हम बॉडी की एक्सेस फैट को रिमूव करने का काम करते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर मॉडर्न एरा की बात करें तो यहाँ पे मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं, जिसके अंदर हम बोटॉक्स और फिलर जैसी प्रोसीजर कर पाते हैं और इसका काम होता है रिंकल्स को रिड्यूस करना। हमारे फेस के ऊपर जो रिंकल्स होते हैं उनको रिड्यूस करने का काम होता है। इसमें बोटॉक्स जो है वो हमारे फेस के ऊपर रिंकल्स को रिड्यूस करने का काम करता है और फिलर्स जो होते हैं वो हमारे स्किन के ऊपर जो फोल्ड्स और क्रीजेस होती हैं उनको रिड्यूस करने का काम करता है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बोटॉक्स और फिलर की बात करें तो यहाँ पे बोटॉक्स जो होता है वो एक न्यूरोटॉक्सिन होता है या फिर न्यूरोमॉड्यूलेटर होता है, जिसका काम क्या होता है, मसल्स को रिलैक्स करना है फिर पैरालाइज कर देना, जिसकी वजह से रिंकल्स जैसी कंडीशन जो है वो ट्रीट कर सकते हैं। फिलर जो है वो कुछ सब्सटेंस से मिलकर के बना होता है, जैसे कि इसमें हाइलुरोनिक एसिड होता है, जिसका काम क्या होता है, स्किन के अंदर या फिर फेस के अंदर मॉइस्चर को मेंटेन रखना। इसके अलावा कुछ और सब्सटेंस होते हैं जिनका काम होता है कोलेजन फाइबर्स को इंक्रीज करना। तो इस तरीके से ये दोनों बोटॉक्स और फिलर जो है हमारे फेस के अंदर जो रिंकल्स आते हैं उनको रिड्यूस करने का काम करते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर जो आपको एरिया दिखाई दे रहा है, ये जो ऊपर वाला एरिया होगा ये बोटॉक्स के लिए हम यूज करते हैं और जो नीचे वाला एरिया होता है उसके अंदर हम फिलर्स को अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे अगर रिंकल्स आते हैं तो वहां पे आप बोटॉक्स का यूज करोगे और जो नीचे वाला एरिया होगा वहां पे आप फिलर्स का यूज कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं लेजर ट्रीटमेंट। इसके अंदर हम क्या करते हैं, स्किन को रीसरफेस करने का काम करते हैं और स्किन से हेयर को रिमूव करने का काम कर सकते हैं लेजर ट्रीटमेंट के थ्रू। नेक्स्ट हमारे पास में एडवांस इम्प्लांट्स। इसके अंदर हम क्या करते हैं, इम्प्लांट्स का यूज करते हैं जो कि काफी सेफ होते हैं और नेचुरल लुक देते हैं। इसका यूज हम ब्रेस्ट और फेशियल एनहेंसमेंट के अंदर यूज करते हैं। ओके, तो ये हमारी कॉस्मेटिक सर्जरी से रिलेटेड हिस्ट्री थी। अब हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू कॉस्मेटिक सर्जरीज। तो क्या होती है कॉस्मेटिक सर्जरी, इसको हम समझ लेते हैं। अगर इसके डेफिनेशन की बात करें तो कॉस्मेटिक सर्जरी जो होती है वो कुछ सर्जिकल प्रोसीजर होती है, जिनका काम होता है हमारे बॉडी के डिफरेंट बॉडी पार्ट की अपीयरेंस को एनहेंस करना या फिर इंप्रूव करना। ओके, तो इसके अंदर हमारे फोकस एरिया कौन कौन से होते हैं, फेस, जिसके अंदर हम नोज, आईज और लिप्स के ऊपर सर्जरी परफॉर्म करते हैं। देन ब्रेस्ट, जिसके अंदर ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन या फिर रिडक्शन कर सकते हैं, ब्रेस्ट का साइज बड़ा करना हो या छोटा करना हो। देन हमारे पास में बॉडी काउंटर, जिसके अंदर हम बॉडी शेप के ऊपर ध्यान देते हैं, जहाँ पे एब्डोमेन का शेप
चेंज करना हो या फिर हमारे बटक्स का शेप चेंज करना हो, तब हम ये प्रोसीजर कर सकते हैं। इसके अलावा स्किन और हेयर, जिसमें स्किन के अंदर अगर बर्न हो जाता है या फिर हमारे हेयर लॉस हो जाते हैं, तो वहां पे आप कॉस्मेटिक सर्जरीज परफॉर्म कर सकते हो। या फिर रिकंस्ट्रक्टिव पर्पस, जैसे कि पोस्ट इंजरी, किसी इंजरी के बाद में आपको सर्जरी परफॉर्म करनी पड़ रही है, या फिर कॉन्जेनाइटल एब्नॉर्मलिटी, जो कि बाय बर्थ आपको आपकी बॉडी के अंदर कुछ डिफेक्ट होते हैं जिनकी वजह से आपको ये सर्जरीज परफॉर्म करनी पड़ सकती हैं। ओके, इसमें हमारा मेन गोल क्या होता है? हमारे बॉडी की फिजिकल अपीयरेंस को इनहेंस करना। दूसरा हमारा काम होता है किसी भी ट्रॉमा या सर्जरी के बाद में जो बॉडी की अपीयरेंस है उसको वापस से रिस्टोर करना। थर्ड, सेल्फ कॉन्फिडेंस को इंप्रूव करना, क्योंकि आपकी अगर बॉडी की शेप अच्छी होती है तो आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने आप से आता है। देन उसके बाद में करेक्ट कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट, जो भी बाय बर्थ आपके डिफेक्ट होते हैं या फिर जेनेटिक डिफेक्ट होते हैं, उनको ट्रीट करना या करेक्ट करना। अचीव एस्थेटिक गोल, और कुछ एस्थेटिक गोल अचीव करना जिसमें आपको आपकी बॉडी जिस शेप में चाहिए आप उस शेप में ला सकते हो इन कॉस्मेटिक सर्जरीज की वजह से। ओके, तो ये हमारी इस तरीके की कॉस्मेटिक सर्जरीज होती हैं जिसके अंदर हम फेस, ब्रेस्ट, बॉडी को काउंटर कर सकते हैं, स्किन या हेयर प्रॉब्लम जैसी कंडीशन को ट्रीट कर सकते हैं, और कुछ रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं स्किन एजिंग प्रोसेस। तो क्या होता है स्किन एजिंग प्रोसेस, इसको समझते हैं। स्किन एजिंग प्रोसेस जो है वो एक नेचुरल प्रोसेस होता है जिसके अंदर आपकी स्किन की स्ट्रक्चर या फिर इसके फंक्शन जो है वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगते हैं या कम होने लगते हैं टाइम के साथ में। इसके अंदर जो आपको विजुअल साइन दिखाई देंगे स्किन एजिंग प्रोसेस के, वहां पे आपको रिंकल्स दिखाई दे सकते हैं स्किन के ऊपर, स्किन लटकी हुई दिखाई दे सकती है। इसके अलावा इसकी जो स्किन की जो इलास्टिसिटी होती है वो कम हो जाती है। इसके अलावा आपके स्किन के अंदर हाइड्रेशन भी कम हो जाती है। ओके, नेक्स्ट है कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर, किसकी वजह से आपकी स्किन एजिंग प्रोसेस होती है? पहला इसके अंदर जेनेटिक्स, तो जेनेटिक्स की वजह से, आपकी जीन्स की वजह से आपकी स्किन जो है वो धीरे धीरे वीक होने लग जाती है। जिसके अंदर अगर हम बात करें हमारे क्रोमोसोम्स के अंदर टीलोमियर्स की, तो जैसे जैसे हमारी सेल्स डिवाइड होती है वहां पे टीलोमियर्स जो है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, जिसकी वजह से सेल्स जो है वो वीक होती जाती हैं और लास्ट में डैमेज हो जाती हैं। ओके, देन यूवी एक्सपोजर, आप सनलाइट के डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हो तो आपके यूवी लाइट की वजह से, यूवी रेस की वजह से आपकी स्किन जो है वो डैमेज हो सकती है। या फिर लाइफस्टाइल चॉइस, आपकी जो लाइफस्टाइल होती है वो भी कुछ इस तरीके से होती है जिसकी वजह से आपकी स्किन एजिंग प्रोसेस जो होती है वो फास्ट हो सकती है या फिर धीरे भी हो सकती है। ओके, तो इसको हम क्या बोलते हैं? स्किन एजिंग प्रोसेस, जिसके अंदर आप की स्किन जो है वो टाइम के साथ साथ में वीक होती जाएगी, उसकी स्ट्रक्चर खराब होती जाएगी, जिसकी वजह से आपको कुछ रिंकल्स दिखाई देंगे, आपको स्किन जो है वो लटकी हुई दिखाई देगी, वहां पे इलास्टिसिटी कम हो जाएगी, वहां पे मॉइस्चर जो है वो कम होगा जिसकी वजह से और ज्यादा रिंकल्स दिखाई देंगे। और ये मोस्टली किसकी वजह से हो सकता है? जेनेटिक्स की वजह से हो सकता है, यूवी रेज की वजह से हो सकता है, और आपकी लाइफस्टाइल चॉइस की वजह से हो सकता है, जिसके अंदर अगर आप ज्यादा पोल्यूशन के अंदर रहते हो तो वहां पे आपके स्किन के डैमेज होने के चांसेस जो है वो ज्यादा होते हैं। ओके, तो इसको हम क्या बोलते हैं? स्किन एजिंग प्रोसेस बोलते हैं। अब हम बात करते हैं यंग स्किन। ओके, इसके अंदर सबसे पहले कोलेजन। कोलेजन जो है वो हमारी यंग स्किन के अंदर सबसे ज्यादा अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होता है और ये काफी थिक होता है, और इसका काम होता है हमारी स्किन के अंदर फर्मनेस को प्रोवाइड करना। सेकंड नंबर पे हमारे पास में इलास्टिन। इलास्टिन फाइबर जो होते हैं वो भी हमारी यंग स्किन के अंदर काफी ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं और ये हमारे कोलेजन के साथ में ही काम करते हैं। देन फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट जो होते हैं वो कुछ स्पेशल सेल्स होती हैं जिनका काम क्या होता है? कोलेजन फाइबर्स को और इलास्टिन फाइबर्स को प्रोड्यूस करना। ओके, देन हाइलुरोनिक एसिड। हाइलुरोनिक एसिड का काम क्या होता है? हमारे स्किन को मॉइस्चर प्रोवाइड करना। अब ये यंग स्किन के अंदर हाइलुरोनिक एसिड जो होता है हमारे स्किन के अंदर सबसे ज्यादा अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन जो है वो हाइड्रेटेड रहती है। ओके, तो यंग स्किन को हम इस डायग्राम में समझ लेते हैं जो कि 20 ईयर की एज तक की होती है, जिसके अंदर आपको कोलेजन फाइबर दिख रहे होंगे काफी ज्यादा अमाउंट के अंदर, इलास्टिन फाइबर दिख रहे होंगे व्हाइट कलर के, फाइब्रोब्लास्ट ये वाली सेल्स जिनका काम क्या होता है? इलास्टिन फाइबर्स को और कोलेजन फाइबर्स को प्रोड्यूस करना, और इसके अलावा आपकी स्किन के अंदर हाइलुरोनिक एसिड प्रेजेंट होता है जिसका काम क्या होता है? स्किन को मॉइस्चर प्रोवाइड करना। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं अडल्ट स्किन जो कि 40 ईयर की एज तक में होती है। इसके अंदर कोलेजन की बात करें तो यहाँ पे कोलेजन फाइबर जो है वो टूटना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी फर्मनेस जो होती है स्किन की वो कम होने लगती है। दूसरा इलास्टिन। इलास्टिक फाइबर जो होते हैं वो भी डिग्रेड या फिर कम वीक होने लगते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो इलास्टिसिटी होती है स्किन की वो भी वीक होने लग जाती है। इसके अलावा फाइब्रोब्लास्ट। जो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होती है उनकी एक्टिविटी धीरे धीरे कम होने लगती है, जिसकी वजह से वो सफिशिएंट अमाउंट के अंदर कोलेजन फाइबर्स को, इलास्टिन फाइबर्स को प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। ओके, देन हाइलुरोनिक एसिड। हाइलुरोनिक एसिड जो है वो भी आपके स्किन के अंदर डिक्रीज होने लगता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन जो है वो ड्राई होने लगती है और आपको थोड़े थोड़े रिंकल्स दिखाई देने लगते हैं। ओके, इसको हम इस डायग्राम में समझ लेते हैं। इसके अंदर हमारे पास में जो कोलेजन फाइबर्स हैं, इलास्टिन फाइबर्स हैं, वो क्या होने लगते हैं? वीक होने लगते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो हाइलुरोनिक एसिड है वो भी आपको देखो इस 20 ईयर वाली एज से कम आपको हाइलुरोनिक एसिड 40 ईयर की एज वाली स्किन के अंदर दिखाई देगी। अब इसके
कम होने की वजह से क्या होगा, आपके स्किन के अंदर मॉइस्चर कम होगा, मॉइस्चर कम होने की वजह से आपकी स्किन जो है वो डिहाइड्रेट हो जाती है, जिसकी वजह से स्किन जो है वो नीचे की तरफ खींचने लग जाती है और आपको यहाँ पे रिंकल्स दिखाई देने लगते हैं स्किन के ऊपर। ओके, यहाँ पे जो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होती हैं जिनका काम होता है कोलेजन फाइबर्स को या फिर इलास्टिन फाइबर्स को प्रोड्यूस करना, वो भी क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, या फिर उनकी एक्टिविटी जो होती है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपको रिंकल्स दिखाई देने लगते हैं आपकी स्किन के ऊपर। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं एज स्किन, जो कि आपको 60 ईयर तक की एज की स्किन के अंदर दिखाई देगी। इसके अंदर आपके जो कोलेजन फाइबर्स जो होते हैं वो काफी ज्यादा अमाउंट के अंदर ब्रेक डाउन हो जाता है उनका, जिसकी वजह से आपको रिंकल्स आने लगते हैं आपकी स्किन के ऊपर, आपकी स्किन जो है वो लटकने लग जाती है। ओके, देन सेकंड है इलास्टिन। यहाँ पे इलास्टिन फाइबर जो होते हैं वो भी काफी ज्यादा ब्रोकन डाउन हो जाते हैं या फिर टूट जाते हैं, जिसकी वजह से वहां पे आपकी स्किन की इलास्टिसिटी जो होती है वो काफी ज्यादा कम हो जाती है। देन हमारे पास में फाइब्रोब्लास्ट, फाइब्रोब्लास्ट के जो नंबर होते हैं वो काफी ज्यादा कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से स्किन जो है वो अपने आप को रिपेयर नहीं कर पाती है। ओके, देन हमारे पास में हाइलुरोनिक एसिड जो होते हैं वो काफी ज्यादा कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी स्किन और ज्यादा ड्राई हो जाती है और ज्यादा रिंकल्स आपको स्किन के ऊपर दिखाई देने लगते हैं। और इसको हम समझते हैं इस डायग्राम के अंदर, जैसे 20th के एज के अंदर सारे के सारे कंपोनेंट यहाँ पे प्रेजेंट थे और वो भी काफी ज्यादा अमाउंट के अंदर। 20th के एज के अंदर जो आपके कोलेजन फाइबर्स, इलास्टिन फाइबर्स या फाइब्रोब्लास्ट या हाइलुरोनिक एसिड जो होती हैं वो धीरे धीरे कम होने लगती हैं या फिर वीक होने लगते हैं हमारे फाइबर्स। और 60th की एज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे जो कोलेजन फाइबर जो होते हैं वो काफी ज्यादा अमाउंट के अंदर कम हो जाते हैं, हमारे इलास्टिन फाइबर जो होते हैं वो भी कम हो जाते हैं, वो टूट जाते हैं, फाइब्रोब्लास्ट सेल जो होती हैं वो काफी कम हो जाती हैं, जिसकी वजह से स्किन अपने आप को रिपेयर नहीं कर पाती है या फिर हील नहीं कर पाती है। हाइलुरोनिक एसिड के कम होने की वजह से आपकी स्किन काफी ज्यादा ड्राई हो जाती है, जिसकी वजह से वहां पे और ज्यादा रिंकल्स आपको दिखाई देने लग जाते हैं। तो यहाँ पे देखो, जो 60 की एज है वहां पे रिंकल्स आपको काफी ज्यादा स्किन के ऊपर दिखाई देंगे, 40 की एज में आपको थोड़े रिंकल्स दिखाई देंगे। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एजिंग प्रोसेस बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ स्किन एजिंग। तो स्किन जो है वो कैसे डैमेज होती है उसके मैकेनिज्म को हम समझते हैं। सबसे पहले सन एक्सपोजर, तो आपकी यूवी रेस की वजह से आपकी स्किन डैमेज होती है, जिसकी वजह से रिंकल्स आ सकते हैं या फिर वहां पे स्पॉट्स आ सकते हैं। देन कोलेजन ब्रेकडाउन, आप एज के साथ साथ में जब आपके कोलेजन ब्रेकडाउन होते हैं, जिसकी वजह से आपके स्किन की फर्मनेस जो है वो कम हो जाती है और आपके स्किन के ऊपर रिंकल्स दिखाई देने लगते हैं। इलास्टिन डिग्रेडेशन, और एज के साथ ही आपके इलास्टिन फाइबर जो होते हैं वो भी डिग्रेड होने लगते हैं, वो भी वीक होने लगते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो स्किन होती है उसकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है और आपकी स्किन जो है वो लटकने लग जाती है। आपने बूढ़े लोगों के अंदर देखा होगा, उनकी स्किन जो है वो नीचे लटकने लग जाती है, ठीक है, वो इलास्टिन फाइबर की वजह से होता है। देन हमारे पास में रिड्यूस सेल टर्नओवर, तो एज बढ़ने के साथ साथ में जैसे हमारी फाइब्रोब्लास्ट सेल्स जो है वो कम होती जाती हैं, जिसकी वजह से आपकी जो इलास्टिन फाइबर या फिर कोलेजन फाइबर जो है वो कम अमाउंट के अंदर प्रोड्यूस होंगे। अब कम अमाउंट के अंदर प्रोड्यूस होंगे तो इसकी वजह से क्या होगा, आपकी सेल जो है वो अपने आप को रिपेयर नहीं कर पाएगी, और रिपेयर नहीं करेगी जिसकी वजह से आपकी स्किन जो है वो डल दिखाई देने लग जाएगी या फिर अनइवन दिखाई देने लग सकती है आपकी स्किन। ओके, देन हमारे पास में मेलेनोसाइट डिक्लाइन, तो हमारे स्किन के अंदर क्या होता है, मेलेनोसाइट सेल्स होती हैं और ये स्पेशल सेल्स का काम क्या होता है, मेलेनिन को रिलीज करना, और मेलेनिन का काम होता है हमें यूवी रेस से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। इसको हम इस इमेज से समझते हैं। तो यहाँ पे हमारे स्किन के लेयर के अंदर क्या होते हैं, मेलेनोसाइट्स होते हैं, और मेलेनोसाइट्स क्या होती हैं, जब आपकी स्किन के ऊपर यूवी रेस पड़ती हैं तो उसके रिस्पॉन्स में मेलेनोसाइट क्या करती हैं, एक केमिकल को रिलीज करती हैं जिसको हम मेलेनिन बोलते हैं, और इन मेलेनिन का काम क्या होता है, उन यूवी रेस से प्रोटेक्ट करना, जिसकी वजह से यहाँ पे डार्क स्पॉट दिखाई देने लगते हैं आपको। और दूसरी कंडीशन में जब आपके जो मेलेनोसाइट कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, आपकी जो यूवी रेज होती हैं वो डायरेक्टली आपके स्किन को डैमेज करती हैं, जिसकी वजह से आपके कोलेजन फाइबर जो है वो टूट जाते हैं, और टूटने की वजह से वहां पे रिंकल्स दिखाई देने लग सकते हैं इस कंडीशन के अंदर। ओके, तो मेलेनोसाइट अगर होता है तो वहां पे आपको डार्क स्पॉट दिखाई देंगे। अगर मेलेनोसाइट कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से यूवी लाइट जो है वो, यूवी रेज जो है वो आपकी स्किन को डायरेक्टली डैमेज करेगी, जिसकी वजह से आपके कोलेजन फाइबर्स या फिर इलास्टिन फाइबर जो होते हैं वो टूट जाते हैं, और जिसकी वजह से आपको स्किन के ऊपर रिंकल्स दिखाई देने लग जाते हैं। तो इसी वजह से जब आप धूप में जाते हो तो उस टाइम पे आप अपने स्किन को कवर कर सकते हो इनसे बचने के लिए। ओके, देन हमारे पास में फैट लॉस, तो एज बढ़ने के साथ साथ में क्या होता है, हमारे स्किन के अंदर जो फैट होती है वो कम होने लगती है, रिड्यूस होने लगती है, जिसकी वजह से आपको जो फेस होगा वो होलो दिखाई दे सकता है या फिर वहां पे आपको गड्ढे दिखाई दे सकते हैं, वो फैट की वजह से होता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, एक ऐसी कंडीशन जिसमें आपकी जो स्किन सेल्स होती हैं वो स्ट्रेस की कंडीशन में आ जाती है, और स्ट्रेस की कंडीशन में आने के बाद में कुछ फ्री रेडिकल्स को रिलीज करती हैं, और फ्री रेडिकल्स जो होती हैं वो स्किन सेल्स को डैमेज करने का काम करती हैं, जिसकी वजह से आपका एजिंग प्रोसेस जो होता है वो और ज्यादा फास्ट हो जाता है। ठीक है, देन हमारे पास में लॉस ऑफ हाइलोरेनिक एसिड, तो अभी हमने देखा था एज बढ़ने के साथ साथ में क्या होता है, जो हाइलोरेनिक एसिड होगा स्किन के अंदर वो भी कम होने लग जाएगा।
और हाइलुरोनिक एसिड का काम क्या होता है, स्किन को मॉइस्चर प्रोवाइड करना। जब ये हाइलुरोनिक एसिड नहीं होगा तो आपकी स्किन जो होती है वो काफी ज्यादा ड्राई हो जाएगी, और ज्यादा ड्राई होने की वजह से क्या होगा, और ज्यादा रिंकल्स आपको दिखाई देने लगेंगे। ओके, हमारे पास में हार्मोनल चेंजेस, तो एज बढ़ने के साथ साथ में जैसे जैसे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, स्पेशली अगर फीमेल्स की बात करें तो उनके अंदर एस्ट्रोजन का लेवल कम होने लगता है, जिसकी वजह से जो इलास्टिन फाइबर होते हैं वो और ज्यादा वीक हो जाते हैं और आपकी स्किन जो होती है और ज्यादा पतली होने लग जाती है। ओके, हमारे पास में एनवायरमेंटल पोल्यूशन, तो आपके एनवायरमेंट के अंदर जो पोल्यूशन या फिर टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, अगर आप उनके डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में आते हो तो उन पॉल्यूटेंट्स की वजह से, उन टॉक्सिक एलिमेंट्स की वजह से भी आपके स्किन का एजिंग प्रोसेस जो है वो काफी ज्यादा फास्ट हो सकता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कॉस्मेटिक सर्जरीज। तो कौन कौन से टाइप की कॉस्मेटिक सर्जरीज होती है उसको समझते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले फेसलिफ्ट या फिर इसको हम राइटिडेक्टमी बोलते हैं। तो हमारे फेस के ऊपर रिंकल्स आ जाते हैं या फिर हमारी स्किन लटकने लग जाती है, उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए हम फेसलिफ्ट या फिर राइटिडेक्टमी सर्जरी परफॉर्म करते हैं, जिसके अंदर हमारे फेस के जो टिश्यूज होते हैं उनको हम टाइट करने का काम करते हैं। सेकंड है लिप ऑगमेंटेशन, जिसके अंदर हम हमारे लिप्स को इनहेंस करने का काम करते हैं, जिसके लिए हम उसके अंदर फिलर्स या फिर इम्प्लांट्स का यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में ब्लेफेरोप्लास्टी। इसके अंदर हम क्या करते हैं, आईलिड्स के अपीयरेंस को इनहेंस करने का काम करते हैं, और इसके लिए हम क्या करते हैं, जो भी आईलिड्स के पास में एक्सेस स्किन और फैट होती है उसको रिमूव करने का काम करते हैं। ओके, देन हमारे पास में राइनोप्लास्टी। राइनोप्लास्टी के अंदर हम नोज को रीशेप करने का काम करते हैं, चाहे वो कॉस्मेटिक पर्पस के लिए हो या फिर फंक्शनल इंप्रूवमेंट के लिए हो या फिर ब्रीदिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हो। ओके, देन हमारे पास में ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन। इसके अंदर हम ब्रेस्ट के शेप को और साइज को इंक्रीज करने का काम करते हैं, और इसके लिए हम कुछ इम्प्लांट्स का यूज कर सकते हैं या फिर उसकी बॉडी फैट का यूज कर सकते हैं वापस से उसके अंदर ट्रांसफर करके। देन हमारे पास में बटक ऑगमेंटेशन, ये ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन के जैसा ही होगा। इसके अंदर भी हम क्या करते हैं, बटक्स के शेप और साइज को बढ़ाने के लिए हम कुछ इम्प्लांट्स का या फिर फैट ग्राफ्टिंग का यूज करते हैं। ओके, देन लिपोसक्शन। इसके अंदर हम क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो एक्सेस फैट होती है उसको रिमूव करने का काम करते हैं स्पेसिफिक एरिया से, ताकि आपके बॉडी के अपीयरेंस जो है वो सही हो जाए। नेक्स्ट हमारे पास में एब्डोमिनोप्लास्टी। इसके अंदर हम क्या करते हैं, एब्डोमेन मसल्स को टाइट करने का काम करते हैं और एक्सेस स्किन को रिमूव करने का काम करते हैं, ताकि आपका स्टमक या फिर आपका एब्डोमेन जो है वो फ्लैट दिखाई दे, जिससे कि आपकी फिजिकल अपीयरेंस जो है वो इनहेंस होती है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी, जिसके अंदर हम हेयर लॉस को रिस्टोर करने का काम करते हैं। और रिस्टोर करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे बॉडी के एक एरिया से जहां पे ज्यादा अमाउंट के अंदर हेयर प्रेजेंट होते हैं वहां पे हेयर्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, और एक्सट्रैक्ट करने के बाद में जिस एरिया के अंदर हमें ट्रांसप्लांट करने हैं वहां पे ट्रांसप्लांट करते हैं, ताकि वहां पे हेयर्स की ग्रोथ हो पाए। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में बर्न रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी, जिसके अंदर हम स्किन और टिश्यूज को रिपेयर करने का काम करते हैं जो कि सीवियर बर्न की वजह से हुए हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्मेटिक सर्जरीज। तो अभी हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स देखे थे, अब हम इसके अंदर देखेंगे उन टाइप्स के अंदर कौन कौन से डिफरेंट प्रोसीजर हम कर सकते हैं। ओके, तो इसके क्लासिफिकेशन को समझने के लिए पहले हम कॉस्मेटिक सर्जरीज को तीन मेन ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हैं। पहला ग्रुप है, इसको हम बोलते हैं फेशियल सर्जरीज। तो इसके अंदर जो भी कॉस्मेटिक सर्जरीज होती हैं वो हमारे फेस के ऊपर परफॉर्म की जाएंगी। दूसरा हमारे पास में बॉडी कॉन्टूरिंग सर्जरीज, जिसके अंदर हम बॉडी के शेप को इनहेंस करने का काम करते हैं। थर्ड हमारी रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, जिसके अंदर हमारी अगर स्किन डैमेज हो जाती है उसको वापस से रिकंस्ट्रक्ट करने का काम करते हैं। तो इस तरीके से हम कॉस्मेटिक सर्जरीज को थ्री मेन कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। अब फेशियल सर्जरीज के अंदर सबसे पहले हमारे पास में आता है फेसलिफ्ट सर्जरी, जिसको हम राइटिडेक्टमी बोलते हैं। सेकंड लिप ऑगमेंटेशन। थर्ड ब्लेफेरोप्लास्टी या फिर आईलिड सर्जरी बोलते हैं इसको। राइनोप्लास्टी, जिसके अंदर हम नोज को रीशेप करने का काम करते हैं। बॉडी काउंटिंग सर्जरीज के अंदर हमारे पास में ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन कर सकते हैं, बटक ऑगमेंटेशन कर सकते हैं, लिपोसक्शन कर सकते हैं या फिर एब्डोमिनोप्लास्टी कर सकते हैं। रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज के अंदर हमारे पास में हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी कर सकते हैं, और सेकंड नंबर पे बर्न रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास में डिफरेंट डिफरेंट टाइप थे। अब इनके अंदर कौन कौन से प्रोसीजर हम कर सकते हैं उसको देखते हैं। तो फेसलिफ्ट के अंदर हम सबसे पहले ट्रेडिशनल फेसलिफ्ट कर सकते हैं, मिनी फेसलिफ्ट कर सकते हैं या फिर नेक लिफ्ट कर सकते हैं। लिप ऑगमेंटेशन के अंदर हम डर्मल फिलर का यूज कर सकते हैं लिप्स के साइज को इंक्रीज करने के लिए। देन फैट ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर लिप इम्प्लांट्स का यूज कर सकते हैं। ब्लेफेरोप्लास्टी या फिर आईलिड सर्जरी के अंदर हम अपर आईलिड सर्जरी कर सकते हैं, लोअर आईलिड सर्जरी कर सकते हैं या फिर ट्रांसकंजक्टिवल ब्लेफेरोप्लास्टी कर सकते हैं। राइनोप्लास्टी के अंदर हम क्लोज्ड राइनोप्लास्टी कर सकते हैं, ओपन राइनोप्लास्टी कर सकते हैं या फिर सेप्टोप्लास्टी कर सकते हैं। अब बॉडी कंटूरिंग सर्जरीज के अंदर हमारे पास में सबसे पहले ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन, और ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन के अंदर हम सिलिकॉन इम्प्लांट्स का यूज कर सकते हैं, सेलाइन इम्प्लांट्स का यूज कर सकते हैं या फिर फैट ट्रांसफर यूज कर सकते हैं। बटक ऑगमेंटेशन के अंदर हम ग्लूटेल इम्प्लांट्स का यूज कर सकते हैं, ब्राजीलियन बट लिफ्ट मेथड का यूज कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑगमेंटेशन प्रोसेस कर सकते हैं। लिपोसक्शन के अंदर हम ट्यूमिसेंट लिपोसक्शन कर सकते हैं, अल्ट्रासाउंड असिस्टेड लिपोसक्शन कर सकते हैं, लेजर असिस्टेड लिपोसक्शन कर सकते हैं। एब्डोमिनोप्लास्टी के अंदर हम फुल एब्डोमिनोप्लास्टी कर सकते हैं, मिनी एब्डोमिनोप्लास्टी कर सकते हैं, एक्सटेंडेड एब्डोमिनोप्लास्टी कर सकते हैं। अब रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज के अंदर हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरीज के अंदर हम
फॉलिकल यूनिट ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं, फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं और स्कैल्प रिडक्शन कर सकते हैं। बर्न रिकंस्ट्रक्शन सर्जरीज के अंदर हम स्किन ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, टिश्यू एक्सपेंशन कर सकते हैं और जेड प्लास्टी जैसे प्रोसीजर कर सकते हैं। तो ये हमारे पास में क्लासिफिकेशन था कॉस्मेटिक सर्जरीज का, जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप और उनके अलग अलग प्रोसीजर्स। ओके, इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं फेसलिफ्ट या फिर राइटेडेक्टमी। अगर इसके डेफिनेशन की बात करें तो एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसके अंदर हम फेस और नेक के अंदर जो एजिंग के साइन होते हैं उनको रिड्यूस करने का काम करते हैं। इसके अंदर जो हमारे फेस और नेक के पास में जो स्किन या फिर उससे रिलेटेड टिश्यूज होते हैं उनको हम टाइट करने का काम करते हैं। ओके, देन इसके इंडिकेशंस, क्यों हमें फेसलिफ्ट या फिर राइटेडेक्टमी सर्जरी करवाने की जरूरत पड़ सकती है। इसमें इंडिकेशंस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले फेशियल सेजिंग ड्यू टू एजिंग। आपकी स्किन जो है वो लटकने लग जाती है एज के साथ साथ में, तो उस कंडीशन में आपको फेसलिफ्ट सर्जरी करवानी पड़ सकती है। सेकंड है डीप रिंकल्स आने लग जाएं आपके स्किन के ऊपर या फिर क्रेजेस बनने लग जाएं आपके नोज, माउथ और चिन के ऊपर, तो वहां पे आप फेसलिफ्ट सर्जरी परफॉर्म करवा सकते हो। हमारे पास में लूज स्किन और मसल लैक्सिटी इन नेक। आपकी नेक के अंदर जो स्किन होती है वो लूज हो जाए या फिर जो आपकी मसल्स होती हैं वो भी थोड़ी सी लूज हो जाए, जिसकी वजह से वहां पे आपको फेसलिफ्ट सर्जरी परफॉर्म करवानी पड़ सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉमन प्रोसीजर। तो फेसलिफ्ट सर्जरी के अंदर कौन कौन से कॉमन प्रोसीजर कर सकते हैं। इसके अंदर सबसे पहले ट्रेडिशनल फेसलिफ्ट। इसके अंदर हम क्या करते हैं, स्किन और हेयर लाइन के पास में क्या करते हैं, एक इंसिजन लगाते हैं और इंसिजन लगाने के बाद में क्या करते हैं, स्किन को टाइट करने के लिए उसको खींचते हैं और खींचने के बाद में जो एक्स्ट्रा स्किन होती है उसको कट करके रिमूव कर देते हैं और स्किन को क्या करते हैं, सूचर कर देते हैं। ओके, देन मिनी फेसलिफ्ट। इसके अंदर हम क्या करते हैं, स्मॉल इंसिजन के यूज करते हैं और एक्सेस स्किन को रिमूव करने का काम करते हैं, जिससे कि आपको एजिंग के साइन जो है वो नहीं दिखाई दें। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में नेक लिफ्ट। इसको हम फेसलिफ्ट सर्जरी के साथ में परफॉर्म करते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, हमारे फेस की जो स्किन होती है उसको टाइट करने के साथ साथ में हम नेक के अंदर जो स्किन लूज हो रखी होती है उसको भी टाइट करने का काम करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोसीजर स्टेप्स। तो कौन कौन से हमें प्रोसीजर स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है इस टाइप की सर्जरीज को परफॉर्म करने के लिए। तो इसके अंदर सबसे पहले इंसिजन। तो जिस भी जगह पे आपको सर्जरी परफॉर्म करनी है, चाहे वो ट्रेडिशनल वाली हो चाहे वो मिनी फेसलिफ्ट हो, जहाँ पे आपको स्मॉल इंसिजन लगाने पड़ रहे हैं या फिर बड़े इंसिजन लगाने पड़ रहे हैं, वहां पे आपको इंसिजन देने। देन उसके बाद में टिश्यू टाइटनिंग। तो इंसिजन देने के बाद में जिन जिन टिश्यूज को आपको टाइट करना है, चाहे वो मसल्स हैं चाहे वो टिश्यूज हैं, उनको आपको टाइट कर देना है। देन उसके बाद में शेप कर देना है। तो जो भी एक्सेस अमाउंट के अंदर स्किन आ रही है वहां पे उसको रिमूव कर देना है और वापस से सूचर कर देना है। उसके बाद में आपको जो भी इंसिजन है उसको क्लोज कर देना है सूचर्स के साथ में। ओके, तो इस तरीके से आप फेसलिफ्ट सर्जरी जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं लिप पिगमेंटेशन, जिसके अंदर हम लिप्स के साइज को इंक्रीज करने का काम करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन की बात करें तो हम यहाँ पे लिप्स के फुलनेस को और उसकी शेप को इंक्रीज करने के लिए या फिर इनहेंस करने के लिए कुछ फिलर्स का फैट ट्रांसफर या फिर इम्प्लांट्स का यूज करते हैं। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, लिप पिगमेंटेशन बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर इंडिकेशंस की बात करें कब आपको लिप पिगमेंटेशन सर्जरी करवानी पड़ सकती है, तो इसके अंदर पहला है डिजायर फॉर फुलर और मोर यूथफुल लिप्स। तो इसमें आप बड़े और मोर यूथफुल लिप्स के लिए लिप पिगमेंटेशन सर्जरी करवा सकते हो। सेकंड, आपके लिप्स की जो सिमेट्री होती है वो सही नहीं होती है या फिर आपका लिप्स का शेप जो होता है वो सही नहीं होता है, तो उस कंडीशन में आप ये सर्जरी परफॉर्म करवा सकते हो। या फिर जो एजिंग लिप्स होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए, उनको रिजोनेट करने के लिए, वापस से न्यू करने के लिए आप इस टाइप की सर्जरी जो है परफॉर्म कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में कॉमन प्रोसीजर। तो लिप पिगमेंटेशन के लिए हम कौन कौन से कॉमन प्रोसीजर करते हैं उसको देख लेते हैं, और उससे पहले हम जो टेक्निक्स का यूज करते हैं लिप्स को इनहेंस करने के लिए या फिर फिल करने के लिए उसको देख लेते हैं। तो हमारे पास में दो मेन टेक्निक्स का यूज होता है, पहला है क्लासिकल लिप फिलर और दूसरा है रशियन लिप फिलर। क्लासिकल लिप फिलर के अंदर हम ट्रांसवर्सली जो फिलर्स होते हैं उनको इंजेक्ट करने का काम करते हैं लिप्स के अंदर, और जो हमारे पास में रशियन लिप फिलर होते हैं उसके अंदर आप क्या करते हो, वर्टिकली जो फिलर्स होते हैं उनको डालने का काम करते हो लिप्स के अंदर। अब जो क्लासिकल लिप फिलर होता है उसके अंदर जो आपको लुक आएगा वो काफी नेचुरल लुक आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो फिलर्स होते हैं वो सही तरीके से पूरे के पूरे लिप्स के अंदर फैल जाते हैं। बट रशियन लिप फिलर के अंदर हम वर्टिकली लिप के वॉल्यूम को इंक्रीज करने का काम करते हैं, जिसकी वजह से लिप्स की हाइट जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। अगर इसको सही तरीके से आपने फिल नहीं किया, जिसकी वजह से आपके लिप की शेप जो होती है वो डिफरेंट हो सकती है, चेंज हो सकती है। जैसा कि आपने काफी सारी एक्ट्रेस के लिप्स को देखा होगा जो कि इसी तरीके का मेथड यूज करते हैं, जिसमें लिप्स की हाइट इंक्रीज हो जाती है, बट वो सही तरीके से नहीं हो पाने की वजह से उनकी शेप जो होती है वो काफी ज्यादा बिगड़ जाती है। ओके, इसमें सबसे पहले डर्मल फिलर। डर्मल फिलर के अंदर हम लिप्स को इनहेंस करने के लिए हाइलुरोनिक एसिड फिलर का यूज करते हैं, जिससे कि टेम्परेरी बेस पे आपके लिप्स का साइज जो होता है वो बड़ा हो जाएगा। ओके, सेकंड नंबर पे फैट ट्रांसफर। हम इसके अंदर लिप्स के साइज को इंक्रीज करने के लिए बॉडी फैट का यूज करते हैं। तो हमारे बॉडी के दूसरे पार्ट से फैट को निकालने के बाद में, उसको प्रोसेस करने के बाद में आप लिप्स के अंदर ट्रांसफर करते हो।
थर्ड नंबर पे लिप इम्प्लांट, इसके अंदर हम क्या करते हैं, सिलिकॉन इम्प्लांट्स का यूज करते हैं लिप्स को बड़ा करने के लिए, और ये परमानेंट मेथड होता है। ओके नेक्स्ट इसके प्रोसीजर स्टेप्स देखते हैं। तो इसके अंदर हम सबसे पहले प्रिपरेशन करते हैं। तो अगर हमें लिप्स के ऊपर ये प्रोसीजर करना है तो हमें लिप्स को नम करने के लिए वहां पे एनेस्थीसिया अप्लाई करेंगे। सेकंड नंबर पे है इंजेक्शन या फिर इम्प्लांट प्लेसमेंट। तो अगर आपको फिलर्स का यूज करना है तो वहां पे आप इंजेक्शन का यूज करोगे, अगर आपको इम्प्लांट्स का यूज करना है तो वहां पे आपको इंसिजन देना पड़ेगा उन इम्प्लांट्स को लिप्स के अंदर इंसर्ट करने के लिए। थर्ड नंबर पे शेपिंग, तो आप इंजेक्शन या फिर इम्प्लांट्स लगाने के बाद में उसके शेप को सही करोगे। देन उसके बाद में पोस्ट केयर, तो ये सर्जरी परफॉर्म होने के बाद में आपको आइस को अप्लाई करना है लिप्स के ऊपर ताकि स्वेलिंग ना हो वहां पे। ओके नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्लेफेरोप्लास्टी, जिसको हम आईलिड सर्जरी बोलते हैं। इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें तो आईलिड के अपीयरेंस को इनहेंस करने के लिए हम वहां से एक्सेस स्किन को, फैट को और मसल्स को रिमूव करने का काम करते हैं ताकि आपकी आईलिड जो है उसकी अपीयरेंस अच्छी हो पाए। अगर इसके इंडिकेशंस की बात करें क्यों आपको इस टाइप की सर्जरी परफॉर्म करवाने की जरूरत पड़ सकती है, तो उसके अंदर सबसे पहला है ड्रोपी और सेगिंग आईलिड। तो आपकी आईलिड जो होती है वो नीचे की तरफ हो जाती है, जैसा कि इस पिक्चर में दिखा रखा है। तो आपकी आईलिड जो होती है वो नीचे की तरफ गिर जाती है, जिसकी वजह से आपके विजन के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है। सेकेंड है पफिनेस, आपकी जो आईलिड होती है वहां पे फैट ज्यादा आने की वजह से क्या हो सकती है, वो बड़ी बड़ी या मोटी दिखाई दे सकती हैं। तो उस कंडीशन के अंदर फिर एसिमेट्रिक करेक्शन, तो आपकी आईलिड जो होती है वो उसकी शेप जो होती है वो सही नहीं होती है, वो जिस जगह पे होनी चाहिए उस जगह पे नहीं होती है। तो उस सिमेट्री को चेंज करने के लिए, उस सिमेट्री को करेक्ट करने के लिए हम इस टाइप की प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। तो आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा, यहाँ पे इसकी आईलिड की शेप अलग है और यहाँ पे ये कुछ अलग दिख रही है। तो इसके शेप को वापस से सही करने के लिए आपको ये सर्जरी परफॉर्म करनी पड़ सकती है। देन हम इसके कॉमन प्रोसीजर की बात करें तो इसके अंदर पहला है अपर आईलिड सर्जरी, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, अपर आईलिड के ऊपर हम कट लगाते हैं, वहां पे एक्सेस फैट होता है उसको रिमूव करने का काम करते हैं, उसको वापस से स्टिच बैक कर देते हैं। सेकंड नंबर पे है लोअर आईलिड सर्जरी। इसके अंदर हम क्या करते हैं, लोअर आईलिड के ऊपर कट लगाते हैं, वहां पे एक्सेस फैट को रिमूव करते हैं और देन उसके बाद में उसको सूचर कर देते हैं। ओके नेक्स्ट हमारे पास में ट्रांसकंजक्टाइवल ब्लेफेरोप्लास्टी। इसके अंदर हम क्या करते हैं, स्किन के अंदर जो फैट सेल्स होती है या फैट को रिमूव करने के लिए हम यहाँ पे कोई कट नहीं लगाते हैं, बिना कट लगाए इन फैट को रिमूव करने का काम करते हैं इस टाइप की सर्जरीज के अंदर। देन हम बात करते हैं प्रोसीजर स्टेप्स। तो आपको कौन कौन से प्रोसीजर फॉलो करने पड़ते हैं इसके अंदर। पहला है इसके अंदर इंसिजन, तो जहां से भी आपको उस फैट को रिमूव करना है आपको वहां पे क्या करना पड़ेगा, इंसिजन देना पड़ेगा। सेकंड नंबर पे है फैट और स्किन रिमूवल, तो वहां पे जो भी एक्सेस फैट है या फिर स्किन है उसको हम रिमूव करने का काम करते हैं। टाइटनिंग, जो भी वहां पे स्किन है उसको वापस से टाइट करेंगे ताकि आपको स्मूथर लुक मिले। देन उसके बाद में क्लोजर, जो भी जहां पे भी इंसिजन दिया है वहां पे आप क्लोज कर दोगे वापस से। तो इस तरीके से आप ब्लेफेरोप्लास्टी सर्जरी परफॉर्म कर सकते हो। देन हम बात करते हैं राइनोप्लास्टी। राइनोप्लास्टी के अंदर हम नोज को रिपेयर करने का काम करते हैं। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो हम यहाँ पे नोज को रीशेप करने का काम करते हैं, इसकी एस्थेटिक एनहेंसमेंट के लिए या फिर इसके फंक्शनल इंप्रूवमेंट के लिए। अगर इसके इंडिकेशंस की बात करो तो यहाँ पे आपको अगर काफी ज्यादा एस्थेटिक या फिर प्लेजिंग नोज चाहिए तो उसके लिए आप ये सर्जरी परफॉर्म करवा सकते हो, या फिर यहाँ पे आपकी अगर नोज जो होती है वो डेविएट हो जाती है या फिर टेढ़ी हो जाती है, उस कंडीशन के अंदर आपको ये सर्जरी परफॉर्म करवानी पड़ सकती है, जिसमें आपकी ब्रीदिंग के अंदर भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपका जो ये वाला पोर्शन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, नेजल सेप्टम बोलते हैं। तो ये अगर टेढ़ा हो जाता है किसी भी ट्रॉमा की वजह से या फिर बाय बर्थ, तो आप इसको रीशेप करवा सकते हो, इसको हम क्या बोलते हैं, सेप्टोप्लास्टी। थर्ड है रिकंस्ट्रक्शन आफ्टर ट्रॉमा। अगर मान लो कोई इंजरी हो जाती है, कोई आपके मुंह पे मुक्का मारते, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आप इस राइनोप्लास्टी सर्जरी को परफॉर्म करवा सकते हो उसको वापस से रीशेप करने के लिए। अगर इसके अंदर कॉमन प्रोसीजर की बात करें तो हमारे पास में कौन कौन से कॉमन प्रोसीजर हो सकते हैं। इसके अंदर पहला है क्लोज्ड राइनोप्लास्टी। क्लोज्ड राइनोप्लास्टी के अंदर आप इस तरीके से देखो, यहाँ पे आपको एक्सटर्नली कट नहीं लगाना है, इंटरनली आपको क्या करना है, इंसिजन देना है नोस्ट्रिल्स के पास में। देन उसके बाद में है ओपन राइनोप्लास्टी। यहाँ पे आपको क्या करना है, क्लूमेला, इसको क्या बोलते हैं, क्लूमेला। यहाँ पे आपको क्या करना है, इंसिजन देना है और इस नोज की स्किन को ऊपर की तरफ लिफ्ट कर देंगे ताकि आप यहाँ पे सर्जरी परफॉर्म कर पाओ। तो क्लोज राइनोप्लास्टी के अंदर आपको इंटरनली उसकी शेप को वापस से ठीक करना होता है। ओपन राइनोप्लास्टी के अंदर आपको स्किन को ऊपर उठा करके देन उसके बाद में आप इस टाइप की सर्जरी परफॉर्म कर सकते हो। देन सेप्टोप्लास्टी। सेप्टोप्लास्टी के अंदर हम क्या करते हैं, जो सेप्टम होता है, जो नेजल सेप्टम होता है, उसको करेक्ट करने का काम करते हैं। तो यहाँ पे आपको जो सेप्टम दिखाई दे रहा है टेढ़ा है, जिसकी वजह से आप जो ब्रीदिंग कर रहे होगे वहां पे एयर जो है वो आपको इस एरिया से अंदर नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ पे एयर निकलने के लिए एरिया ही नहीं है। तो इस वजह से क्या होगा, आपको ये सेप्टोप्लास्टी सर्जरी परफॉर्म करवानी पड़ेगी, जिसमें आपको क्या करना है, इस सेप्टम को सीधा कर देना है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेप्टोप्लास्टी बोलते हैं, जिसमें आपकी नोज को रिपेयर करने का काम करते हैं।
देन उसके बाद में प्रोसीजर स्टेप्स, कौन कौन से प्रोसीजर स्टेप्स होते हैं इसके अंदर। पहला इंसिजन, तो आपको जिस टाइप की राइनोप्लास्टी करनी है, चाहे वो ओपन हो चाहे वो क्लोज हो, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे इंसिजन देना है। दूसरा रीशेप, तो वहाँ पे जो एक्सेस बोन होती है उसको रिमूव करना है और वापस से रीशेप करना है। देन सेप्टम करेक्शन, आपको सेप्टम को स्ट्रेट करना है। देन उसके बाद में हमारे पास में क्लोजर, आपको स्किन को वापस से क्लोज कर देना है। तो इस तरीके से आप राइनोप्लास्टी सर्जरी परफॉर्म कर सकते हो। ओके, देन हमारे पास में है ब्रेस्ट एगमेंटेशन। ब्रेस्ट एगमेंटेशन की अगर डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ब्रेस्ट के साइज को और उसकी शेप को इंक्रीज करने का काम करते हैं और इसके लिए हम फैट का यूज कर सकते हैं और कुछ इम्प्लांट्स का यूज कर सकते हैं। ओके, अगर इसके इंडिकेशंस की बात करें कब आपको ब्रेस्ट एगमेंटेशन सर्जरी करवाने की जरूरत पड़ सकती है, तो इसके अंदर पहला इंडिकेशंस है डिजायर फॉर लार्जर ब्रेस्ट। अगर किसी को बड़े ब्रेस्ट जो है वो चाहिए तो उस टाइप की सर्जरी परफॉर्म करवा सकते हैं। सेकंड है रिस्टोरेशन ऑफ ब्रेस्ट वॉल्यूम आफ्टर प्रेगनेंसी एंड वेट लॉस। तो प्रेगनेंसी के बाद में और वेट लॉस होने के बाद में आपके जो ब्रेस्ट होते हैं उनके अंदर सेजिंग या फिर वो लूज हो जाते हैं, तो उसको वापस से रिस्टोर करने के लिए या फिर उनकी वॉल्यूम को वापस से रिस्टोर करने के लिए आप ब्रेस्ट एगमेंटेशन करवा सकते हो। थर्ड हमारे पास में करेक्शन ऑफ एसिमेट्री। अगर आपके ब्रेस्ट जो हैं वो वो सिमेट्रिकल नहीं हो, वो बराबर नहीं हो एक दूसरे से साइज में या फिर शेप के अंदर, तो वहां पे आपको इस टाइप की सर्जरी परफॉर्म करवानी पड़ सकती है। ओके, अगर इसके कॉमन प्रोसीजर की बात करें तो हमारे पास में डिफरेंट डिफरेंट कॉमन प्रोसीजर हैं और उसके अंदर हम जो इम्प्लांट्स का यूज करेंगे वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से करते हैं। तो इसके अंदर हम समझ लेते हैं पहले जो इम्प्लांट्स यूज करते हैं उसको हम किस तरीके से ब्रेस्ट के अंदर इम्प्लांट करते हैं। तो इसके अंदर पहला है सब ग्लैंडुलर प्लेसमेंट। हम इसमें क्या करते हैं, जो ब्रेस्ट टिश्यूज होते हैं उनके नीचे इन प्लांट्स को प्लेस करने का काम करते हैं। दूसरा हमारे पास में टाइप होता है सब मस्कुलर प्लेसमेंट। इसमें हम ब्रेस्ट टिश्यूज के नीचे नहीं, हमारी जो मसल्स होती हैं उन मसल्स के अंदर उन इम्प्लांट्स को प्लेस करने का काम करते हैं। ओके, अब इसके अंदर कॉमन प्रोसीजर को देखते हैं हम। सबसे पहला सिलिकॉन इम्प्लांट्स। सिलिकॉन इम्प्लांट्स के अंदर हम जेल लाइक जो इम्प्लांट्स होते हैं, हम सिलिकॉन एक शेल होती है जिसके अंदर हम जेल लाइक सब्सटेंस को भर देते हैं और उसको हम ब्रेस्ट के अंदर इम्प्लांट करने का काम करते हैं कुछ इस तरीके से। तो हमारे पास में ये जो इम्प्लांट्स होते हैं ये भी अलग अलग शेप के हो सकते हैं ब्रेस्ट की शेप के अकॉर्डिंग। ओके, देन हमारे पास में सिलिकॉन इम्प्लांट्स। सिलिकॉन इम्प्लांट्स के अंदर हमारे पास में फिर से क्या होगा, सिलिकॉन की कवरिंग होगी और उसके अंदर क्या होगा, सॉल्ट वाटर या फिर वाटर जो है वो फिल होगा उसके अंदर और इसकी वॉल्यूम को भी हम क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास में मेनली दो तरीके के इम्प्लांट्स होंगे, सिलिकॉन ब्रेस्ट इम्प्लांट और सलाइन ब्रेस्ट इम्प्लांट। दोनों की ही कवरिंग कौन सी होगी, सिलिकॉन की बनी होगी, इसके अंदर भी इसके अंदर भी। इसके अंदर हम जेल को फिल करते हैं और इसके अंदर हम सलाइन को फिल करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं फैट ट्रांसफर। इसके अंदर हम क्या करते हैं, पेशेंट के खुद के बॉडी के फैट को किसी दूसरे एरिया से लेते हैं और लेने के बाद में उस फैट को प्रोसेस करते हैं और प्रोसेस करने के बाद में आपको ब्रेस्ट के अंदर इंजेक्ट करने पड़ते हैं। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, फैट ट्रांसफर बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ब्रेस्ट के साइज को बढ़ाने के लिए आप फैट के इंजेक्शंस लगा सकते हो और दूसरे में आप ब्रेस्ट के साइज को बढ़ाने के लिए इम्प्लांट्स का यूज कर सकते हो। ओके, देन हमारे पास में प्रोसीजर स्टेप्स, कौन कौन से प्रोसीजर स्टेप्स फॉलो करने होते हैं इसके अंदर। पहला है इंसिजन। तो आपको जिस एरिया के अंदर इम्प्लांट्स रखना है उसके अकॉर्डिंग वहां पे आपको इंसिजन देना पड़ सकता है। तो यहाँ पे आपके पास में अलग अलग टाइप के इंसिजन होते हैं। अंडरआर्म ट्रांस एक्सिलरी इंसिजन हो सकता है, यहाँ पे अराउंड द निप्पल हो सकता है, इसको पेरियोलर इंसिजन बोलते हैं, और ब्रेस्ट के नीचे हो सकता है जिसको हम इंफ्रा मेमरी इंसिजन बोलते हैं। ओके, तो इस जगह पे आपको इंसिजन देना पड़ सकता है। सेकंड है इम्प्लांट प्लेसमेंट और फैट इंजेक्शन। तो आपको क्या करना है, इंसिजन देने के बाद में उन इम्प्लांट्स को क्या करना है, प्लेस करना है, या फिर आपको फैट के इंजेक्शन देने पड़ सकते हैं अगर आप फैट को ट्रांसफर कर रहे हो। ओके, देन उसके बाद में शेपिंग, आपको ब्रेस्ट के साइज को शेप देना है। ठीक है, आपने जो भी इम्प्लांट्स या फिर फैट इंजेक्शन दिए हैं देने के बाद में उसको क्या करना है, उसके शेप को ठीक करना है। देन उसके बाद में क्लोजर, आपको वापस से जो इंसिजन है उनको सूचर कर देना है। ओके, तो इस तरीके से ब्रेस्ट एगमेंटेशन सर्जरीज परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं बटक एगमेंटेशन। इसके अंदर हम क्या करते हैं, बटक के शेप को और साइज को इनहेंस करने के लिए हम कुछ इम्प्लांट्स का और फैट ट्रांसफर का यूज करते हैं। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, बटक एगमेंटेशन बोलते हैं। इसकी इंडिकेशंस की बात करें, क्यों आपको ये बटक के साइज को इंक्रीज करवाने की जरूरत पड़ सकती है, तो इसके अंदर पहला है डिजायर फॉर ए फुलर और मोर काउंटर्ड बटक। तो जिसको बड़े बटक्स की डिजायर हो वहां पे ये सर्जरी परफॉर्म करवा सकते हैं, जैसे कि एक्ट्रेस करवा सकते हैं। देन उसके बाद में है करेक्शंस ऑफ एसिमेट्री। जो भी आपके बटक्स उनके अंदर एसिमेट्री आई है, वो अलग अलग शेप और साइज के दिख रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको ये सर्जरी परफॉर्म करवानी पड़ सकती है। थर्ड, बॉडी काउंटिंग टू अचीव प्रोपोर्शनल कर्व। आपको बॉडी के शेप के अकॉर्डिंग, बॉडी के कर्वेचर के अकॉर्डिंग अगर आपके बटक्स वहां पे मैच नहीं कर रहे हैं तो वहां पे आप इस टाइप की बटक एगमेंटेशन सर्जरी परफॉर्म करवा सकते हो, जिसमें आपकी बॉडी शेप के अकॉर्डिंग आपको आपकी बॉडी जो है वो उसकी अपीयरेंस ठीक हो सकती है। ओके, जैसा कि इस डायग्राम में दिखा रखा है, तो यहाँ पे बॉडी शेप जो है वो काफी बेटर दिख रही है इससे, जिससे कि आप
ये सर्जरी परफॉर्म करवा सकते हो। ओके, नेक्स्ट कॉमन प्रोसीजर्स की बात करें तो हमारे पास में बटक ऑगमेंटेशन के लिए हम दो मेन प्रोसीजर्स का यूज कर सकते हैं। पहला है ग्लूटियल इम्प्लांट्स और दूसरा हम बोलते हैं ब्राजीलियन बट लिफ्ट। ग्लूटियल इम्प्लांट्स के अंदर हम इम्प्लांट्स का यूज करते हैं बटक्स को बड़ा करने के लिए। ओके, और जो एरिया होगा हमारे पास में वो ग्लूटियल वाला एरिया होगा हमारे बटक्स के अंदर। बट जो ब्राजीलियन बट लिफ्ट होता है उसके अंदर जो एरिया होगा वो काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा और इसके अंदर हम इम्प्लांट्स का यूज नहीं करते, यहाँ पे हम फैट का यूज करते हैं। ओके, तो ये डिफरेंस होगा बटक ऑगमेंटेशन के अंदर, ब्राजीलियन बट लिफ्ट के अंदर और ग्लूटियल इम्प्लांट्स के अंदर। ओके, इसके अंदर कॉमन प्रोसीजर्स की बात करें तो इसके अंदर पहला है ग्लूटियल इम्प्लांट्स। तो यहाँ पे हम ग्लूटियल इम्प्लांट्स के अंदर क्या करते हैं, सिलिकॉन के इम्प्लांट्स का यूज करते हैं बटक्स के साइज को इनहेंस करने के लिए, बड़ा करने के लिए। ओके, देन हमारे पास में ब्राजीलियन बट लिफ्ट के अंदर हम क्या करते हैं, फैट का ट्रांसफर करते हैं, हमारे बॉडी के दूसरी एरिया से फैट लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे थाई से ले लिया या फिर अब्डोमेन से ले लिया। उसके बाद में उसको कहाँ पे इंजेक्ट करते हैं, बटक्स के अंदर, ताकि आपके बटक्स का साइज जो है वो इनहेंस हो पाए। ओके, देन हमारे पास में कॉम्बिनेशन ऑगमेंटेशन, इसके अंदर हम क्या करते हैं, इम्प्लांट्स का भी यूज करते हैं और फैट का भी यूज करते हैं बटक्स के साइज को बड़ा करने के लिए। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन ऑगमेंटेशन बोलते हैं। ओके, अगर इसके प्रोसीजर स्टेप्स की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास में इंसिजन, तो हमें जिस एरिया के अंदर इम्प्लांट्स को लगाना है वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, इंसिजन देना पड़ेगा। इम्प्लांट प्लेसमेंट और फैट इंजेक्शन, अगर आपको इम्प्लांट्स लगाना है तो हम इम्प्लांट्स वाली जगह पे क्या करेंगे, इंसिजन देंगे, अदरवाइज हम फैट के इंजेक्शंस का यूज करेंगे, जैसे कि ब्राजीलियन बट लिफ्ट के अंदर आपको फैट ट्रांसफर करना पड़ता है। ओके, देन हमारे पास में शेपिंग, ये सब करने के बाद में आपको उस बटक्स के शेप को सही करना पड़ेगा। ओके, देन उसके बाद में क्लोजर, जहां पे भी आपने इंसिजन दिया था उसको वापस से क्लोज करना पड़ेगा। ओके, तो इस तरीके से आप बटक ऑगमेंटेशन जैसी सर्जरीज जो है वो परफॉर्म कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं लिपोसक्शन। अगर इसके डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ पे हमारे बॉडी के स्पेसिफिक एरिया से हम फैट को रिमूव करने का काम करते हैं, जिससे कि आपकी बॉडी का शेप जो है वो इनहेंस हो जाए। इसको हम क्या बोलते हैं, लिपोसक्शन बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर इसके इंडिकेशंस की बात करें कब आपको लिपोसक्शन करवाना पड़ सकता है, इसके अंदर पहला स्टबर्न फैट, तो आपकी बॉडी के अंदर फैट डिपॉजिट हो जाती है जो कि एक्सरसाइज करने से या फिर डाइट को चेंज करने से भी कम नहीं होती है, तो उस कंडीशन में आपको करवानी पड़ सकती है। यहाँ पे हमारे पास में जो ह्यूमन फैट होती है वो वहाँ पे आपके अब्डोमेन फैट की बात करें तो स्पेशली, तो वहाँ पे आपकी मसल लेयर के बाहर वाली जो फैट होती है उसको हम बोलते हैं सबक्यूटेनियस फैट, और जो मसल लेयर के अंदर वाली फैट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, विसरल फैट बोलते हैं, जो कि अब्डोमेन कैविटी के अंदर इंटेस्टाइन के ऊपर दिखाई देती है। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन फैट बोलते हैं। ओके, अब दूसरा हमारे पास में बॉडी काउंटिंग एंड शेपिंग, बॉडी की शेप को चेंज करने के लिए जो एक्सेस अमाउंट की फैट होती है उसको रिमूव करवाने के लिए आप लिपोसक्शन कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास में कुछ मेडिकल कंडीशंस हो सकती हैं, जैसे कि लिम्फेडिमा और गायनेकोमास्टिया। लिम्फेडिमा जो है लिम्फेटिक सिस्टम से रिलेटेड है, जिसमें आपकी लिम्फेटिक वेसल्स ब्लॉक हो जाती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे स्वेलिंग आने लग जाती है। और दूसरा गायनेकोमास्टिया, जिसके अंदर आप मेल्स के अंदर जो ब्रेस्ट हैं उनका साइज जो बड़ा हो जाता है, उस कंडीशन में वहां पे उस फैट को रिमूव करने का काम करते हैं। ओके, तो ये कुछ इंडिकेशंस हो सकते हैं जब आपको लिपोसक्शन की जरूरत पड़ सकती है। देन कॉमन प्रोसीजर, इसके अंदर कौन कौन से कॉमन प्रोसीजर कर सकते हैं, इसके अंदर पहला है ट्यूमेसेंट लिपोसक्शन। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारा फैट होता है उसके अंदर काफी ज्यादा अमाउंट के अंदर एनेस्थेटिक सॉल्यूशंस को इंजेक्ट कर देते हैं फैट को निकालने से पहले, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूमेसेंट लिपोसक्शन बोलते हैं। सेकंड नंबर पे है अल्ट्रासाउंड असिस्टेड लिपोसक्शन। इसके अंदर हम क्या करते हैं, साउंड वेव्स का यूज करते हैं फैट सेल्स को तोड़ने के लिए, और तोड़ने के बाद में हम सक्शन का यूज करते हैं उनको बाहर निकालने के लिए। तो इस जगह से आप देख सकते हो, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रेडियो फ्रिक्वेंसी का यूज करते हैं या फिर साउंड वेव्स का यूज करते हैं, जिसकी वजह से आपकी फैट सेल्स जो है वो टूट जाती हैं और आप जो है इसको सक्शन करके बाहर निकाल सकते हो। थर्ड नंबर पे हमारे पास में लेजर असिस्टेड लिपोसक्शन। इसके अंदर हम क्या करते हैं, फैट सेल्स को तोड़ने के लिए लेजर एनर्जी का यूज करते हैं, जो कि फैट सेल्स को लिक्विफाई कर देती है, लिक्विड जैसा बना देती है, जो कि सक्शन के थ्रू इजिली रिमूव कर सकते हैं हम। इसके अलावा कुछ और कॉमन प्रोसीजर हो सकते हैं जिसमें हम लिपोसक्शन कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे ट्यूमेसेंट लिपोसक्शन, अल्ट्रासाउंड असिस्टेड लिपोसक्शन, लेजर लिपोसक्शन, पावर असिस्टेड लिपोसक्शन या फिर वाटर असिस्टेड लिपोसक्शन जैसे प्रोसीजर भी हो सकते हैं यहाँ पे फैट को रिमूव करने के लिए। ओके, देन हम बात करते हैं प्रोसीजर स्टेप्स, कौन कौन से प्रोसीजर स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे इस टाइप की सर्जरी के लिए। पहला इंसिजन, जिस जगह से आपको फैट को रिमूव करना है वहां पे स्मॉल इंसिजन देंगे। देन फैट रिमूवल, तो आपको जो भी एनर्जी यूज करनी है, चाहे वो अल्ट्रासाउंड चाहे वो लेजर, जिसकी वजह से आपके फैट सेल जो है वो तोड़ने हैं, उनका यूज करेंगे। देन हम सक्शन कैनुला का यूज करेंगे उनको रिमूव करने के लिए। देन उसके बाद में हम उसकी शेप को ठीक करेंगे
फैट सेल्स को निकालने के बाद में। देन उसके बाद में क्लोजर, जो भी इंसिजन दिए हैं उसको वापस से क्लोज कर देंगे। ओके, इस तरीके से आप लिपोसक्शन सर्जरी जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं एब्डोमिनोप्लास्टी, जिसको हम टमी ट्रंक भी बोलते हैं। इसके डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ पे हम एक्सेस स्किन को और एक्सेस फैट को रिमूव करने का काम करते हैं हमारे एब्डोमेन से, और वहाँ आपकी मसल्स को टाइट करने का काम करते हैं। ओके, अगर इसके इंडिकेशंस की बात करें कब आपको ये सर्जरी परफॉर्म करवाने की जरूरत पड़ेगी, तो वहाँ पे पहला है पोस्ट प्रेगनेंसी बॉडी काउंटिंग। तो प्रेगनेंसी के बाद में क्या होता है, आपकी जो एब्डोमेन मसल्स होती हैं या फिर लेयर्स होती हैं वो क्या होती हैं, लूज हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपको ये सर्जरी परफॉर्म करवाने की जरूरत पड़ सकती है। देन रिमूवल ऑफ एक्सेस स्किन आफ्टर सिग्निफिकेंट वेट लॉस। तो जब आप वेट लॉस करते हो, एक्सरसाइज करते हो, तो एक्सरसाइज करने के बाद में क्या होता है, आपके बॉडी का साइज तो ठीक होने लगता है, बट जो एक्सेस स्किन होती है वो लटकने लग जाती है, लूज होने लग जाती है। तो उसको रिमूव करने के लिए आप इस टाइप की सर्जरी कर सकते हो। देन उसके पास में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके एब्डोमेन फैट जो होता है वो काफी ज्यादा होता है, जेनेटिक्स की वजह से या फिर अदर कंडीशन की वजह से, जिससे कि उनका एब्डोमेन जो होता है वो लटकता हुआ दिखाई देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो उनकी अपीयरेंस जो होती है वो खराब हो सकती है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर अपीयरेंस को ठीक करने के लिए आप एब्डोमिनोप्लास्टी जैसी सर्जरीज करवा सकते हैं। ओके, देन हम इसके कॉमन प्रोसीजर्स की बात करें तो कौन कौन से कॉमन प्रोसीजर कर सकते हैं इसके लिए, तो इसके अंदर पहला है फुल एब्डोमिनोप्लास्टी। फुल एब्डोमिनोप्लास्टी के अंदर हम क्या करते हैं, लार्ज इंसिजन देते हैं, और इंसिजन देने के बाद में जो भी एक्सेस अमाउंट के अंदर फैट है और एक्सेस अमाउंट के अंदर जो स्किन है उसको कट करके रिमूव कर देते हैं। सेकंड नंबर पे मिनी एब्डोमिनोप्लास्टी। इसके अंदर हम क्या करते हैं, लोअर रीजन को, लोअर एब्डोमेन को फोकस करते हैं इसके अंदर यहाँ पे, और इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो भी एक्सेस अमाउंट के अंदर फैट और स्किन होती है उसको रिमूव करने का काम करते हैं मिनी एब्डोमिनोप्लास्टी के अंदर। इसको हम कहाँ करते हैं, एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन के अंदर करते हैं। ओके, देन हमारे पास में एक्सटेंडेड एब्डोमिनोप्लास्टी। इसके अंदर हम क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं एब्डोमेन को, फ्लैंक को और लोअर बैक को। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में अलग अलग टाइप के इंसिजन दिखा रखे हैं। पहला मिनी एब्डोमिनोप्लास्टी के लिए आपको यहाँ पे इंसिजन देना पड़ेगा। देन उसके बाद में स्टैंडर्ड एब्डोमिनोप्लास्टी के लिए आपको यहाँ इंसिजन देना पड़ेगा, और नेक्स्ट एक्सटेंडेड एब्डोमिनोप्लास्टी के अंदर आपको ये बड़ा वाला इंसिजन देना पड़ेगा, काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आपको जो इंसिजन होंगे उनका जो साइज होगा वो छोटा या बड़ा हो सकता है, उसी के अकॉर्डिंग इनके कॉमन प्रोसीजर होते हैं। ओके, देन हम बात करते हैं प्रोसीजर स्टेप्स, कौन कौन से प्रोसीजर स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं। इसके अंदर पहला इंसिजन, तो आपको जिस भी एरिया से फैट्स को निकालना है या फिर स्किन को रिमूव करना है वहां पे आपको इंसिजन देना है। ठीक है, देन उसके बाद में मसल टाइटनिंग, तो वहां पे जो भी लूज मसल्स होती है उनको वापस से टाइट कर देना है। देन उसके बाद में फैट और स्किन रिमूवल, जो भी फैट, एक्सेस फैट है या फिर जो भी एक्सेस स्किन है उसको वहां से रिमूव कर देना है। देन क्लोजर, जो भी आपने इंसिजन लगाया है वापस से क्लोज कर दोगे। तो इस तरीके से एब्डोमिनोप्लास्टी सर्जरी परफॉर्म कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी। हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी की अगर डेफिनेशन की बात करें तो हम हेयर ग्रोथ को रिस्टोर करने का काम करते हैं। इसके अंदर हम हेयर फॉलिकल्स को ट्रांसप्लांट करने का काम करते हैं, जो कि हमारे बॉडी के एक एरिया से लेकर के दूसरे एरिया के अंदर हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी। अगर इसके इंडिकेशंस की बात करें कब आपको हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी करवानी पड़ सकती है, उसके अंदर पहला है मेल और फीमेल पैटर्न बाल्डनेस। इसके अंदर क्या होता है, मेल और फीमेल्स के अंदर जो हेयर लॉस का जो पैटर्न होता है वो अलग अलग तरीके का होता है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एलोपेसिया बोलते हैं, और इसको ट्रीट कराने के लिए आप हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी करवा सकते हो। सेकंड, हेयर थिनिंग ड्यू टू एजिंग और जेनेटिक्स। आपके हेयर जो होते हैं वो थिन होने लगते हैं, पतले होने लगते हैं, जिसकी वजह से आपके स्कैल्प जो है वो दिखाई देने लग सकता है। उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए आप हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी करवा सकते हो। थर्ड, स्कारिंग और इंजरी दैट लीड टू हेयर लॉस। कुछ स्कार हो जाए आपके स्कल के ऊपर या फिर कुछ इंजरी हो जाए जिसकी वजह से आपका स्कैल्प दिखाई देने लग जाए, उस कंडीशन में आप हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी परफॉर्म करवा सकते हो। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कॉमन प्रोसीजर। तो कौन कौन से कॉमन प्रोसीजर कर सकते हैं इसके अंदर। पहला हमारे पास में फॉलिकुलर यूनिट ट्रांसप्लांटेशन, इसको हम क्या बोलते हैं, FUT बोलते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक स्ट्रिप लेते हैं स्कैल्प के अंदर से, रिमूव करने के बाद में उसको क्या करते हैं, जहाँ पे बाल्ड या फिर जहाँ पे हेयर्स नहीं होते हैं वहां पे ट्रांसप्लांट कर देते हैं। ओके, जो कि इस डायग्राम में दिखा रखा है। यहाँ पे FUT में हम क्या करते हैं, हेयर्स की एक स्ट्रिप को लेते हैं स्कैल्प से, उसको हम क्या कर देते हैं, जिस एरिया में लगाना होता है वहां पे ट्रांसप्लांट कर देते हैं। ओके, देन हमारे पास में फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन। इसके अंदर हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल हेयर को एक्सट्रैक्ट करने का काम करते हैं, मतलब एक एक करके हेयर को वहां से निकालते हैं और निकालने के बाद में वापस से ट्रांसप्लांट करते हैं। तो यहाँ पे आपको देखा होगा FUE के अंदर हम क्या करते हैं, जो हेयर्स हैं उनको एक एक करके रिमूव करते हैं, रिमूव करने के बाद में फिर वापस से ट्रांसप्लांट कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्कैल्प रिडक्शन। तो जिस एरिया के अंदर हमारे पास में हेयर नहीं होते हैं उस एरिया को हम क्या करते हैं, स्ट्रेच करते हैं। कट करने के बाद में स्ट्रेच करेंगे जिससे कि जो हेयर
वाला एरिया होगा वो वापस से पास में आ जाएगा, जिससे कि आपको वहां पे हेयर्स दिखाई देने लग जाएंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, स्कैल्प रिडक्शन। जिस एरिया के अंदर हेयर नहीं है उसको रिमूव कर देना और एरिया को स्ट्रेच कर देना, जिससे कि हेयर जो है वो वहां पे दिखाई देने लग जाए। ओके, तो ये कुछ कॉमन प्रोसीजर थे। इसके बाद में इसके प्रोसीजर स्टेप्स, कौन कौन से प्रोसीजर स्टेप्स होंगे इसके अंदर। पहला प्रिपरेशन, तो जो भी डोनर साइट और रेसिपिएंट साइट है जहां से आपको हेयर्स को निकालना है और जहां पे उनको ट्रांसप्लांट करना है, उन दोनों जगह को क्या करना है, प्रिपेयर करना है, उनको नम करना है, एनेस्थेटाइज करना है। देन उसके बाद में फॉलिकल एक्सट्रैक्शन, जो भी आपको फॉलिकल लेना है, जो कि आपको हेयर्स लेने, चाहे आपको स्ट्रिप लेनी हो चाहे आपको सिंगल फॉलिकल लेना हो, उनको आपको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा टेक्निक्स के थ्रू। देन उसके बाद में इम्प्लांटेशन, जो भी आपने फॉलिकल्स लिए हैं या फिर आपने जो स्ट्रिप्स लिए हैं उनको वापस से इम्प्लांट्स करना पड़ेगा रेसिपिएंट एरिया के अंदर। देन उसके बाद में पोस्ट प्रोसीजर केयर, इसके अंदर आपको क्या करना है, स्कैल्प को क्लीन करना है और पोस्ट केयर इंस्ट्रक्शंस आर गिवन, और जो भी पोस्ट केयर उनको कैसे करना है उनके इंस्ट्रक्शन जो है वो डॉक्टर दे देते हैं। ओके, तो इस तरीके से हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी जो है वो कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं बर्न रिकंस्ट्रक्शन सर्जरीज। तो इसके अंदर अगर डेफिनेशन की बात करें तो इसके अंदर मेनली हम फोकस करते हैं सीवियरली बर्न जो एरियाज होते हैं उनके फंक्शन को और उनके अपीयरेंस को वापस से रीस्टोर करने का। ओके, नेक्स्ट अगर इसके इंडिकेशंस की बात करें तो यहाँ पे बर्न के बाद में कुछ कॉन्ट्रैक्चर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से जॉइंट की मूवमेंट नहीं हो पाती है, तो उस कंडीशन में आप बर्न रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी कर सकते हो। देन कुछ सीवियर बर्न होने के बाद में वहाँ की जो मूवमेंट होती है वो कम हो जाती है, लिमिट हो जाती है और एस्थेटिकली वो अच्छा भी नहीं लगता है, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, हम बर्न रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी कर सकते हैं। ओके, जैसा कि यहाँ पे बर्न हुआ है, एक तो मूवमेंट करने में प्रॉब्लम होगी, दूसरा ये अच्छा भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो उस कंडीशन में आपको ये सर्जरी परफॉर्म करनी पड़ सकती है। थर्ड हमारे पास में उसके फंक्शन को रिस्टोर करने के लिए, जो भी आपका बर्न हुआ एरिया उसके जो भी फंक्शंस होते हैं उसको रिस्टोर करने के लिए भी आप बर्न रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी परफॉर्म कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉमन प्रोसीजर। तो बर्न से रिलेटेड हमारे पास में कौन कौन से कॉमन प्रोसीजर होंगे। पहला इसके अंदर स्किन ग्राफ्टिंग। इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक हेल्दी स्किन को ट्रांसप्लांट करते हैं जहां पे भी सीवियर बर्न हो रखा है उस स्किन को रिप्लेस करने के लिए। तो हमारे पास में जो कॉमन साइट होती है स्किन को लेने के लिए वो हमारे पास में थाइज होती हैं, ठीक है, या फिर बटक से ले सकते हैं। वहां से लेने के बाद में जिस एरिया में बर्न हुआ है वहां पे उसको ट्रांसप्लांट कर देते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, स्किन ग्राफ्टिंग बोलते हैं। ओके, देन सेकंड नंबर पे हमारे पास में टिश्यू एक्सपेंशन। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो भी एरिया बर्न हुआ है उसके आसपास की जो हेल्दी स्किन होती है उसको हम क्या करते हैं, इनहेंस करने का या फिर एक्सपेंड करने का काम करते हैं, बड़ा करने का काम करते हैं, जिससे कि उस बड़े हुए पार्ट की वजह से हम बाद में उस बर्न एरिया को कवर कर पाए। ठीक है, तो हमारे पास में ये वाला बर्न एरिया है और इसके आसपास की हेल्दी सेल्स जो होती है उसको हमने इनहेंस कर दिया कुछ मेडिकेशंस के थ्रू या फिर कुछ अदर सब्सटेंस के थ्रू। बड़ा करने के बाद में क्या होता है, इस यहाँ पे हम ऑपरेट करते हैं और यहाँ पे इसको क्या करते हैं, इसके ऊपर ला देते हैं, जिसकी वजह से ये पूरा एरिया कवर हो जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, टिश्यू एक्सपेंशन बोलते हैं, जो कि बर्न एरिया को कवर करने का काम करेगा। देन जेड प्लास्टी एक टेक्निक होती है जो कि स्कार टिश्यूज को फ्लेक्सिबल करने में हेल्प करती है। जैसे कि यहाँ पे आपको उंगली के ऊपर जॉइंट्स के बीच में एक स्कार दिखाई दे रहा होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे मूवमेंट करना थोड़ा डिफिकल्ट है। बट जेड प्लास्टी टेक्निक के अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ जेड शेप क्रिएट करते हैं। एक यहाँ पे स्कार है, यहाँ पे एक जेड शेप क्रिएट करना है, एक इधर से कट लगाना है, एक इधर से कट लगाना है, और कट लगाने के बाद में क्या करना है, जो भी टिश्यूज फ्री हुआ है उसको कुछ इस तरीके से मूव करना है। ये वाला पोर्शन इस तरफ कर देना और ये वाला उस तरफ कर देना है। कुछ इस तरीके से आपको ये पैटर्न दिखाई देगा जेड शेप में, ठीक है, और इसको आपको क्या कर देना है, सूचर कर देना है। अब जब आप इसके अंदर मूवमेंट करोगे फिंगर की, तो यहाँ पे इजिली फिंगर की मूवमेंट हो पाएगी इस कट की वजह से। इसको हम क्या बोलते हैं, जेड प्लास्टी टेक्निक बोलते हैं। ओके, जो कि बर्न रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी में हम यूज कर सकते हैं। इसके प्रोसीजर स्टेप्स की बात करें तो इसके अंदर हम प्रिपरेशन करते हैं, जो भी एरिया बर्न एरिया हमें जिसके ऊपर सर्जरी परफॉर्म करनी है उसको अच्छे से क्लीन करते हैं। स्किन ग्राफ्टिंग या फिर टिश्यू एक्सपेंशन, जो भी हमें ग्राफ्ट का यूज करना है, जो भी हमने ग्राफ्ट लिया उसको वहां पे प्लेस करना है, या फिर हमें टिश्यूज को एक्सपेंड किया हुआ है तो वहां पे आपको उस एक्सपेंडेड टिश्यूज को वहां पे कवर करना है। ओके, देन उसके बाद में स्कार रिवीजन। वहां पे अगर स्कार बना हुआ है तो वहां पे आपको क्या करना है, जेड प्लास्टी टेक्निक का यूज करना है उस स्कार टिश्यूज को रिमूव करने के लिए। ओके, देन उसके बाद में क्लोजर, जो भी एरिया के ऊपर आपने कट लगाया है वापस से आपको उसको क्या कर देना है, सूचर कर देना है। तो इस तरीके से आप बर्न रिकंस्ट्रक्शन सर्जरीज जो है वो परफॉर्म कर सकते हो। अब हम बात करते हैं टिप्स फॉर असिस्टिंग इन कॉस्मेटिक सर्जरीज। तो ओटी टेक्नीशियंस के लिए कुछ टिप्स होंगे जिसकी वजह से आप कॉस्मेटिक सर्जरीज को इजीली परफॉर्म करवा सकते हो। तो इसके अंदर पहला है नो द प्रोसीजर। सेम होंगे, आपको पहले प्रोसीजर का पता होना चाहिए, और स्पेशली हमारे पास में फेस लिफ्ट जैसे प्रोसीजर के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि क्या प्रोसीजर होता है, उसके अंदर क्या करना होता है, ताकि आप अच्छे से सर्जन को असिस्ट करवा पाओ। सेकंड, प्रिपेयर इंस्ट्रूमेंट। जो भी
टाइप की सर्जरी है उसके अंदर कौन से टाइप के इंस्ट्रूमेंट लगने वाले हैं आपको वो पता होना चाहिए। जैसे कि लिप ऑगमेंटेशन के अंदर आपको कौन कौन से टाइप के टूल्स का यूज करना है वो रेडी होने चाहिए। देन असिस्टिंग इन पोजिशनिंग, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सर्जिकल प्रोसीजर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की पोजिशनिंग हो सकती है, तो उसके लिए आपको पोजिशन सेट करनी है। देन उसके बाद में मेंटेन स्टेरिलिटी, तो कुछ ओपन सर्जरी जैसे कि ओपन राइनोप्लास्टी जिसके अंदर इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होंगे, वहाँ पे आपको स्टेरिलिटी मेंटेन करनी है। एडजस्ट लाइटिंग, तो यहाँ पे ब्रेस्ट एगमेंटेशन सर्जरीज के अंदर आपको लाइटिंग को एडजस्ट करना इंपॉर्टेंट होता है ताकि आप अच्छे से वहाँ पे ब्रेस्ट के साइज को इंक्रीज या डिक्रीज कर पाओ। देन उसके बाद में मॉनिटर वाइटल साइंस, तो वहाँ पे वाइटल साइंस को भी मॉनिटर करना पड़ता है। जैसे बटक एगमेंटेशन के अंदर कॉम्प्लिकेशंस आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पे आपको जो वाइटल साइंस होते हैं उनको अच्छे से मॉनिटर करना पड़ता है। देन हैंड इंस्ट्रूमेंट प्रॉम्प्टली, जो भी सर्जरी चल रही है उसके अंदर जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज होने वाले हैं आपको उन इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, कब कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होना है और कहाँ पे यूज होना है उसके बारे में। देन उसके बाद में हमारे पास में हैंडल स्पेसिमेन केयरफुली, जो भी आप सर्जरी कर रहे हो उसके अंदर जो भी आप टिश्यूज को एक्सट्रैक्ट करते हो रिमूव करते हो उन सैंपल्स को सही से हैंडल करना और उनको लैब के अंदर भेजना। जैसे कि हेयर ट्रांसप्लांट के अंदर वहाँ पे हेयर्स के अंदर लेबलिंग करना और उनको ट्रांसपोर्ट करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देन बी इमरजेंसी रेडी, कोई भी टाइप की सर्जरीज के अंदर कॉम्प्लिकेशंस कभी भी आ सकती हैं, जैसे कि रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज जहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन वर्क होता है जैसे कि बर्न सर्जरीज के अंदर, तो वहाँ पे कभी भी इमरजेंसी कंडीशन राइज हो सकती है, तो उसके लिए रेडी रहना। देन लास्ट में हमारे पास में डॉक्यूमेंटेशन एंड कम्युनिकेट, जो भी मेजर सर्जरीज होती हैं उनके बारे में डॉक्यूमेंट करना और कम्युनिकेट करना ताकि प्रोसीजर जो है वो आगे और स्मूथ हो पाए फ्यूचर सर्जरीज के अंदर। तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, इस पर कमेंट कर सकते हो, इसको शेयर कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इसके अलावा इससे रिलेटेड कंटेंट जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे, वेबसाइट पे या फिर हमारे इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू।